मित्रों नमस्कार। पुस्तकनामा के 7वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और इस एपिसोड में हम फिर 4 किताबों के साथ आपके सामने आए हैं। इनमें 2 किताबें हैं कविता की, छंदमुक्त कविता और गीत गज़ल। दूसरे दो किताबें हैं वो है व्यंग्य की, एक युवा व्यंग्यकार हैं और एक काफ़ी वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं। उन्होंने बड़ा सरोकारी गंभीर व्यंग्य लिखा है। तो मित्रों, सबसे पहले बात गीत गज़लों की किताब की। ये किताब है, पहली किताब है प्रयत्नरत हूँ। यह किताब है डॉक्टर साधना बलबड़े की। साधना बलबड़े जी जानी मानी व्यंग्यकार हैं, साथ ही उन्होंने गीत और गज़लों पर भी बहुत अच्छा काम किया है। उनकी सबसे बड़ी जो खासियत है, मुझे लगता है कि वो जो एक बेचैनी है अपने अंदर की, उस बेचैनी को वो स्वर देती हैं। उनकी कोशिश रहती है कि वो गीतों में छंदबद्धता के माध्यम से वो उन सारी प्रतीकों को, उन सारे बिंबों को, उन सारी चीज़ों को लेके आएँ जो उनके मन के किसी कोने में उमड़ती घुमड़ती हैं, और वो सीधे सीधे जब पाठकों तक पहुंचती हैं तो उनके हृदय तक पहुंचती हैं। इनकी चाहे वो गीत हों चाहे गज़लें हों, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उनमें आप देखेंगे कि राजनीतिक स्वर भी है, उनमें आप देखेंगे कि घर की जटिलताएं भी हैं, रिश्तों की दलक भी है, दरकन भी है, रिश्तों की खुशियाँ भी हैं, और एक नई आशा का संदेश देती हुई भी ये रचनाएँ हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो गीत, कुछ गीतों में जहां व्यंग है तो कुछ गीतों में बहुत मीठापन भी है। बहुत जैसे आप समझेंगे कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहां पर प्रतीक ऐसे हैं जो बहुत आसानी से आप तक, ये दिल तक पहुंच जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक गीत का कुछ अंश सुनाता हूं। उड़ गई सौन चिरैया, नया गगन छूने को लो अब उड़ गई सौन चिरैया, कब लौटेगा कलरव घर का राहत तकेगी मैया, सपनों की जगमग साझी है द्वार खुशी का साझा, बिटिया कब सखियां हो बैठी हो ना सका अंदाज़ा, मन की बतियां मन में रहती कोई नहीं बटैया, कब लौटेगा कलरव घर का राहत तकेगी मैया। ये जो देशज भाषा के शब्दों का बटैया, चिरैया, ये जो देशज भाषा के शब्दों का जो संगम है, ये सीधे सीधे पाठक को छू लेता है, पाठक को पकड़ लेता है। ऐसी ही उनकी आप उनके गज़लें देखेंगे तो गज़लों में 2 तरीके की गज़लें हैं इनके पास विशेष रूप से, कि एक तो वो जहाँ पर वो राजनीतिक की जो विसंगतियाँ हैं उनसे नाराज़ होकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देती हैं, व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया देती हैं। और उसमें कई जगह ऐसा लगता है जैसे कि तीक्ष्ण व्यंग्य है, सीधा व्यंग्य है, और कई जगह सूक्ष्म व्यंग्य है जिसे कि पाठक को पकड़ना पड़ता है। मैं अगर इसमें आपको गज़ल का उनके कोई अंश दूँ तो देखें कि चुप्पियाँ ओढ़े हैं लब कमज़ोर नहीं है, अमन का कोई तरीका और नहीं है, भभकियाँ गीदड़ की नहीं इतना समझ ले, सत्य का सिंहनाद कोई शोर नहीं है, रहते हैं रहनुमा ये शहर भर के दोस्तों, घर के ही बुजुर्गों पे कोई गौर नहीं है, और फिरते हैं बांटते कि जो बिन मांगे ही सलाह, अपने ही बच्चों पे कोई जोर नहीं है। तो मित्रों, डॉक्टर साधना बलबड़े का ये जो गीत गज़ल संग्रह है, ये पढ़ने की मांग करता है। ये 2 तरीके से पढ़ने की मांग करता है। एक तो ये कि जो देशज परंपरा के जो प्रतीक हमसे छूटे हुए हैं, जो हमारी लोक शैली की जो चीज़ें हमसे छूटी हुई हैं, वो भी हमारे सामने पुनर्जीवित होती हैं। और दूसरा, हम उन रचनाओं से जुड़ते हैं जो सीधे सीधे हमें एक अलग दुनिया में ले जाती हैं, और अंत में आते आते रचनाएँ करुणा के स्वरों को छूती हैं, आपकी संवेदना के, आपके हृदय की जो संवेदना है उस पर स्पर्श करने की कोशिश करती हैं। मुझे लगता है कि ये संग्रह डॉक्टर साधना बलबड़े का प्रयत्नरत हूँ, इसे पढ़ा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि कीमत भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। 180 रुपये का ये संग्रह है, और 92-93 पेज का ये संग्रह, 94 पेज का ये संग्रह है, और
ये संग्रह मेरा मानना है कि आपको निराश नहीं करेगा और कुछ ना कुछ ही आपको दे कर जाएगा। मित्रों, इसके बाद अगली जो पुस्तक है वो है वंदना यादव जी की ये इश्क है। वंदना यादव जी को जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरह से इस बात को पहचानते हैं कि वंदना जी ने कहानी, उपन्यास, कविता, निबंध, संस्मरण और विशेष रूप से जो चूँकि वो सैनिक की पत्नी हैं तो सेना से जुड़े हुए जो उनके संस्मरण हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्मरण उन्होंने लिखे हैं। तो मुझे लगता है उनका एक उपन्यास भी है जो इसी विषय पर है। और वंदना यादव जी की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वंदना जी बहुत ही सरल सहज भाव से अपनी अनुभूतियों को स्वर देती हैं। उनकी कोशिश रहती है कि वो लगातार जो कुछ समाज में घट रहा है उसे अपनी किताब में लाने की कोशिश करें, उसको अपने पाठकों को उससे परिचित कराने की कोशिश करें। उनके यहाँ शिल्प का आडंबर नहीं है, उनके यहाँ ना तो शिल्प का आडंबर, ना ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की उनकी ना इच्छा है और ना ही उनके संग्रह में इस तरह की कहीं कोई गुंजाइश है। और वो जो कुछ कहना है वो अपने पाठक को सामने रखकर उससे संवाद स्थापित करते हुए कहती हैं। और अगर मैं इनकी कुछ रचनाओं का आपके सामने पाठ करूं तो अब देखेंगे इनमें अधिकांश जो रचना है वो छंद मुक्त हैं, कहीं कहीं छंदबद्ध भी रचना है, एक दो रचनाएं छंदबद्ध भी हैं। लेकिन जो अगर आप उनकी कविताओं से आप गुजरते हैं तो आपको लगेगा जहाँ वो छंद मुक्त रचना में बात करती हैं वो कहीं ज़्यादा स्पष्ट भी हैं, सुविचारित भी हैं और सीधे सीधे आपको छूने की कोशिश भी करती हैं। मैं उनकी एक रचना का पाठ कर रहा हूँ, बंद दरवाज़ों वाला घर। बंद दरवाज़ों वाले घर की खिड़कियाँ खुलने लगी हैं इन दिनों, ऊपर वाले बरामदे के सूखे गमलों के हरियाते ही नई कोंपलें फूट आई हैं पौधों में। बुहारी जा रही है दहलीज के पास सड़क तक की जगह, चबूतरे पर रख दिए गए हैं मटके राहगीरों की प्यास बुझाने को और पक्षियों के लिए दाने पानी का हो गया है इंतज़ाम। सुबह शाम आती है तवे पर सिक्की रोटी की महक, खुली खिड़कियों से लगता है बंद दरवाज़ों वाले घर में बसावट हो गई है खुशहाली की इन दिनों। ये जो बंद दरवाज़ों वाला घर है ये हमारे अंदर की बहुत सारी खिड़कियों को भी खोलता है। ये कहता है कि बहुत कुछ बदल रहा है और ऐसे ही उनकी कविताओं में मेरा गांव बदल रहा है जैसी रचना भी है कि ये भी रचना सीधे सीधे आपसे जुड़ती है। देखें कि मेरा गांव बदल रहा है, मेरा गांव बदल रहा है, गलियों में अब धूल नहीं उड़ती, वहाँ बच्चे अब काठ की गाड़ी नहीं चलाते, वो जो बांसुरी बजाते हुए खिलौने वाला आता था, 8 आने में 2 खिलौने और मुट्ठी भर मीठी गोलियां दे जाता था, गोल अठन्नी का चलन जब से बंद हुआ है उसकी बांसुरी भी बंद पड़ गई है। भारी भरकम पगड़ी वाले, सिर पर टोकरी लिए, मैले कुचैले कपड़ों वाली, लाड में डूबी वो मुस्कान अब नहीं आती। हाँ, अब गलियों में धूल नहीं उड़ती, यहाँ सड़क जो बिछ गई है, मेरा गांव बदल रहा है। बहुत ही सहजता से वो गांव के बदलाव पर और गांव के जब भी देखते हैं कि जब विकास की आंधी आती है तो बहुत सारी चीज़ें उड़ा के ले जाती है, वो पुरानापन उड़ा के ले जाती है, रिश्तों की सौंधी महक उड़ा के ले जाती है और वो अंदर से हमारी संवेदना के जो तार हैं उनको भी भूतरा करने की कोशिश करती है। तो ये बहुत अलग किस्म का संग्रह है और इस संग्रह को छापा है अद्वित प्रकाशन ने। ये अद्वित प्रकाशन वही है जो लगातार किताबों को पाठकों तक पहुंचाने की लगातार कोशिशें करता है। कियान फाउंडेशन और अद्वित प्रकाशन की लगातार कोशिश रहती है कि ये कभी लेखक तक किताब पहुंचने की योजना, कभी 50 किताबें त्यौहार के अवसर पर लेखकों तक या पाठकों तक पहुंचाने की कोशिशें ये लगातार करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वंदना यादव जी का ये संग्रह है, ये इश्क है, इसे
पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए पढ़ा जाना चाहिए कि अगर आप सरल रचनाओं को, आप अगर पांडित्य से भरी हुई रचनाओं से दूरी रखना चाहते हैं, सरल रचनाओं को, सहज रचनाओं को, सीधे सीधे संवेदना को छूती रचनाओं को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये इश्क है जैसा संग्रह पढ़ना चाहिए। मित्रों, इसके बाद तीसरा संग्रह है युवा व्यंगकार सौरभ जैन का डेमोक्रेसी स्वाहा। ये संग्रह छापा है दिल्ली के भावना प्रकाशन ने, और इस संग्रह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि, खासियत भी है, सीमा भी है कि इस संग्रह में समझिए कि आप जो छोटे छोटे व्यंग हैं, जो स्तंभों से जुड़े हुए व्यंग हैं, वो इसमें आते हैं। बहुत कम व्यंग हैं जो बड़े व्यंग हैं या ज़्यादा बड़ी बात कहने की कोशिश करते हैं। कोशिश तो सौरभ जैन ने इस छोटे कलेवर पे भी बड़ी बात कहने की कोशिश की है। और डेमोक्रेसी स्वाहा में सौरभ जैन के पास मैं देखता हूँ कि व्यंगों में कि उनके पास बहुत बढ़िया फिट है। वो आयरनी का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो प्रतीकों के माध्यम से और सादृश्य विधान और ये जो फैंटेसी है, इन दोनों का मिश्रण करके एक अलग किस्म के व्यंग का सृजन करते हैं जो सीधे सीधे पाठकों तक पहुंचने की कोशिश करता है। इनमें अधिकांश व्यंग वो हैं जो 500 से 900 शब्दों की जो सीमा होती है, वहाँ अखबारों में उस हिसाब से लिखे गए हैं, उसी हिसाब से वो छपे भी हैं। और लेकिन मैं एक चीज़ देखता हूँ कि काफ़ी कम उम्र में सौरभ जैन ने व्यंग में एक बड़ा नाम कमाया है। और उनके पास जो एक बेचैनी है व्यंग को लेकर, जो समाज में जो कुछ विसंगतियां हैं, चाहे वो राजनीतिक विसंगतियां हैं, चाहे वो धार्मिक विसंगतियां हैं, चाहे शिक्षागत विसंगतियां हैं, सामाजिक विसंगतियां हैं, उनको लेकर उनकी अपनी एक अलग सोच है और ये युवा सोच है। ये बहुत हद तक जो परंपरागत व्यंग है उससे थोड़ी सी अलग हटकर सोच है। युवा व्यंग में किस प्रकार से सोचता है, इसका उदाहरण है सौरभ जैन का ये संग्रह डेमोक्रेसी स्वाहा। आप देखेंगे कि सौरभ जैन को इस संग्रह में आप देखेंगे कि सौरभ लगातार कोशिशें करते हैं कि छोटी सी जो जगह उन्हें मिली है उसी में वो मैक्सिमम देने की कोशिश करें, अधिकतम देने की कोशिश करें। इसलिए उनकी छोटी छोटी रचनाएं कई बार तो लगता है कि ये रचना और बड़ी होती तो और बड़ी बात कह देती, लेकिन उनकी अधिकांश कोशिश रही है, 80% व्यंगों में उनकी कोशिश रही है कि वो अपनी बात इन्हीं 500, 700, 800 शब्दों के बीच में ही खत्म भी कर लेते हैं, उसको पूरी भी कर लेते हैं और उसको सार्थकता भी देने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, मैं उनके व्यंग के कुछ अंश सुनाता हूँ, विशेष रूप से जहाँ पर उनका जो आयरनी है और जो तीखापन है वो दिखता है अलग से। वैसे तो उनका विट पे मास्टरी है, विट उनका बहुत बढ़िया है, लेकिन आयरनी का भी जब वो इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी आयरनी वक्रोक्ति जो है वो बहुत अच्छी निकल के आती है। एक जगह देखें कि गाड़ियों के पहियों की गड्ढे से जन्मजात दुश्मनी है, मानो गाड़ी सरकार है और गड्ढा आत्म जनता। गाड़ी को गड्ढे पर चढ़कर ही जाना है जिससे गड्ढे के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, लेकिन लोकतंत्र में गाड़ी को यह अधिकार है कि वह 5 वर्षों तक गड्ढे पर से गुजरती रहे। ये जो वक्रोक्ति है, ये जो इस्तेमाल है विन्यास का, ये जो शिल्प का काम है, ये आपको बताता है कि सौरभ जैन के पास व्यंग की भाषा भी है, व्यंग का शिल्प भी है और वो भाषा के प्रचलित प्रतिमानों के साथ तोड़फोड़ करने की कोशिश भी करते हैं। कई बार वो सफल भी होते हैं, कई बार चीज़ें ऊपर से भी निकल जाती हैं, लेकिन अधिकांश जगह वो कोशिश करते हैं कि रचनाएं जो कहना वो चाहते हैं वो कह दें। इसमें आप एक जगह और देखें, सियासत की बेवफाई से फसलों की हत्या, गंभीर सरोकार परक व्यंग है, जनोन्मुखी व्यंग है, जहाँ पर फसलों की हत्या जैसे वाक्यांश से वो वक्रोक्ति और तीखी वक्रोक्ति उपजा रहे हैं। देखें कि ठंड में जब पारा नीचे जाता है
किसानों का बीपी ऊपर हो जाता है। हरी भरी फसलों से खेत लहलहा रहे हैं, गेहूं गर्व से सीना ताने खड़ा है तो शरारती चना नटखटता का प्रदर्शन कर रहा है। फसलों के लहलहाने से सत्ता के चेहरों पर मुरझान आ गई है। शासन प्रशासन के चेहरे तो तब खिलखिलाते हैं जब फसलें मुरझाई हों, लेकिन इस बार किसान के हिस्से में खुशी आती दिखाई दे रही है। वैसे भारतीय कृषि को एक समय मौसम का जुआ कहा जाता था, अब समय बदल गया है। मौसम एक दफ़ा वफाई कर भी दे, लेकिन पटवारी तहसीलदार बेवफाई के बिना मानते ही नहीं हैं। तो सियासत की बेवफाई से फसलों की हत्या जैसी रचना जब कोई युवा व्यंगकार लिखता है तो लगता है कि व्यंग का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। मैं समझता हूँ कि अगर आप छोटे कलेवर में बड़े व्यंग पढ़ना चाहते हैं, ऐसे व्यंग पढ़ना चाहते हैं जिनके पास कहने को कुछ है, तो आप सौरभ जैन का डेमोक्रेसी स्वाहा पढ़ सकते हैं। और मित्रों, अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण किताब की ये किताब है मार्जिन में पिटता आदमी, शांतिलाल जैन की। इसे छापा है का प्रकाशन, दिल्ली ने। मित्रों, हिंदी व्यंग में बहुत सारे लेखक लिख रहे हैं और काफ़ी व्यंग किताबें छप रही हैं, किताबें लगातार आ रही हैं, आलोचना भी उन पर थोड़ी बहुत हो रही है। लेकिन जो बड़ी किताबें हैं व्यंग में, जो बहुत दूर तक जाने वाली किताबें हैं, जो किताबें कहती हैं कि व्यंग का मतलब एक हथियार है जो विसंगति को काटने के लिए खड़ा है। जब आप इस हथियार का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं तब कोई मार्जिन में पिटता आदमी जैसी किताब शांतिलाल जैन की किताब आती है। शांतिलाल जैन उन व्यंगकारों में से हैं जिन्होंने बैठे ठाले का लेखन समझकर व्यंग को नहीं लिखा, बल्कि उनकी कोशिश रहती है, हमेशा ही उनकी कोशिश रहती है कि वो उस व्यंग को लिखें जिसमें जनोन्मुखता का स्वर हो, वो व्यंग लिखें जो गंभीर सरोकारों के प्रति समर्पित हो, वो व्यंग लिखें जो हल्केपन से दूर रह के उन गंभीर मुद्दों को उठाने की कोशिश करें, उन आम आदमी के उन दुख दर्दों को पहचानने की और उनकी जो कारण हैं उनकी खोज में, उनकी तलाश में, उन विसंगतियों की तह में जाने की कोशिश करें और उसके बाद वो बेहद तीखेपन से उन पर प्रहार करते हैं, उनकी जड़ों पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। ये शांतिलाल जैन के स्वयं संग्रह का सच है। और मैं देखता हूँ कि शांतिलाल जी शिल्प के चक्कर में भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ते। कहीं बार आपको लगेगा कि जैसे उनके व्यंग का स्वर आपके कानों को चुभ रहा है, कहीं कहीं वो थोड़ा सा सपाट भी हो जाता है। और अन्यथा पूरा संग्रह जो है वो वक्रोक्ति और से प्रतीकात्मकता से बुना हुआ है। चाहे वो फैंटेसी का इस्तेमाल करें, चाहे वो कथात्मक सूत्रों से व्यंग का निर्माण करें, चाहे वो निबंध शैली में बात करें, चाहे वो निर्बंध जो एक निबंध की शैली है उसमें बात करें, लेकिन वो कोशिश करते हैं उनकी जो जिम्मेदारी है वो आम आदमी के प्रति है। उनको लगता है कि अगर मैं व्यंग लिख रहा हूँ और मेरे व्यंग के केंद्र में आम आदमी के दुख दर्द नहीं है, उसका शोषण नहीं है, उसकी परेशानियां नहीं है और मैं उसकी आवाज़ नहीं बन पा रहा हूँ, तो मेरा व्यंग लिखना बेकार है। तो इनके मैंने जितने भी व्यंग संग्रह पढ़े हैं, मुझे हमेशा लगा है कि शांतिलाल जैन को पढ़ा जाना चाहिए। एक ज़रूरी व्यंगकार है। मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ कि वर्तमान व्यंग परिदृश्य में जो कुछ ज़रूरी व्यंगकार हैं जिन्हें पढ़ा जाना चाहिए, उनमें शांतिलाल जैन भी एक व्यंगकार हैं। इस भीड़ में वो अलग दिखाई देते हैं। मैं उनका एक व्यंग का एक अंश मैं पढ़ रहा हूँ। शीर्षक है एक अदर टिकट के लिए। उसने निवेदन किया, सर चुनाव लड़ना चाहता हूँ, टिकट के लिए अप्लाई किया है। हाई कमान के कहने पर झाड़ू लगा सकते हो? जी यस सर, लगा क्या सकता हूँ, लगा ही देता हूँ, साथ में लाया हूँ। अभी नहीं, धूल उड़ेगी, हमें डस्ट से एलर्जी है, ब्रेक में बाहर जाएंगे तब लगा देना। जी मैं बहुत अच्छी झाड़ू लगा सकता हूँ, बायोडाटा में भी लिखा है। झाड़ू लगाते हुए कुछ स्नैप्स और वीडियो की सीडी लाया हूँ, दिखाऊँ क्या?
नहीं नहीं, वैसे तो पार्टी में सभी अनुशासित सिपाही हैं, सभी झाड़ू लगाने का जज्बा रखते हैं। हम भी हाईकमान के यहाँ झाड़ू लगाकर ही इस मकाम तक पहुँचे हैं। हमारे एक दो वरिष्ठ साथी तो राष्ट्रपति बनने के बाद भी झाड़ू लगाने का जज्बा पाल रहे हैं। जानता हूँ सर, इसलिए मैंने तरह तरह की झाड़ुएँ इकट्ठी कर रखी हैं। लंबी झाड़ू, गोल, चौड़ी, छोटी, नायलॉन की, खजूर की, आकर्षक कलरफुल हैंडलों वाली। कब हाई कमान का मन किस झाड़ू पे आ जाए और लगाने को कह दे। क्या बात है साहब। प्रतीकों के माध्यम से राजनीति की जो गिरावट है, राजनीति का जो नंगापन है, राजनीति का जो छिछोरापन है, उसे जैसे उसके सामने से अपने पर्दा हटा दिया यार, वो साफ साफ चेहरे, वो साफ साफ चरित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है शांतिलाल जैन की खासियत। मित्रों, इनका एक व्यंग संग्रह का एक और अंश मैं आपको बताता हूँ। महाराजा के नए वस्त्र। आगे बढ़ते बढ़ते राजा बोला, सालों तुम भी तो नंगे हो। अपने एनजीओ में, अपनी नौकरी में, अपने ट्रस्टों में, अपने बिलों में कभी ना कभी किसी न किसी सीमा तक नंगे हुए हो। ओ पूर्व नंगों, तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि हमें नंगा कहो। चिल्लाने वाले एकदम सख्ते में आ गए। उनमें से एक बोला, देखा पतले कीचड़ में पत्थर फेंकने का अंजाम, छींटे हम पर ही आ गए हैं। नंगा नायक आगे बढ़ रहा है। वो दिल्ली में ही नहीं, भोपाल, लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी में भी आगे बढ़ रहा है। वो जनपदों से लेकर ग्राम पंचायतों में भी देखा जा सकता है। एकदम पारदर्शी कपड़ों में, नंगा और भ्रष्ट। चिल्लाने वाले चिल्ला रहे हैं, मगर राजा बेपरवाह है। जानता है कि विरोधी दलों में भी उसके जैसे ही लोग हैं। सुबह घूम रहा है राजपथ से जनपद, जनपद से राजपथ, काल्पनिक पारदर्शी वस्त्रों में। एंडरसन ने पात्र तो गढ़ दिया, मगर उसका नंगापन दूर करवा पाना किसी के वश में नहीं है। सत्ता का चरित्र ऐसा ही है। मित्रों, ये जो आपको झंझना देने वाला व्यंग है, ये जो आपको अंदर तक बेचैन कर देने वाला है व्यंग है, ये जो आपको आपको करुणा से भर देने वाला व्यंग है, ये जो आपको खींच से भर देने वाला व्यंग है, ये जो आपको आक्रोशित कर देने वाला व्यंग है, यही व्यंग हिंदी में से इन दिनों लगातार गायब होता जा रहा है। हम जैसे लोग, हम सब जो व्यंगकार हैं, हम सब इसके कसूरवार हैं। और अगर हम चाहते हैं कि परसाई की परंपरा आगे बढ़े, हम जो चाहते हैं कि शरद जोशी का जो व्यंग शिल्प है उसके भी चीज़ें आगे हैं, अगर हम चाहते हैं कि शंकर पुरुतांबेकर, लतीफ़ खोंगी, अजातशत्रु की परंपरा आगे चलती रहे, तो हमें व्यंग में उन चीज़ों पर भी सोचना होगा जिन पर इन दिनों सोचना लगातार कम होता जा रहा है। मित्रों, मार्जिन में पिटता आदमी शांतिलाल जैन का बढ़िया व्यंग संग्रह, इसे पढ़ा जाना चाहिए। हाँ, एक जगह मैं कहना चाहूँगा कि कहीं कहीं एक जैसा शिल्प कहीं कहीं आपको उबा भी सकता है। कहीं कहीं ये शिल्प लगेगा कि लगातार पुनरावृत्ति हो रही है, या कहीं कहीं लगता है कि शिल्प की जगह सीधे सीधे सपाट शब्दों में कहा जा रहा है। इससे अगर बचा जाए, शांतिलाल जैन, इससे अगर बचा जाए, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जब भी गंभीर व्यंग की, बड़े व्यंग की, अच्छे व्यंग की बात होगी, तो उसमें शांतिलाल जैन के मार्जिन में पिटता आदमी जैसे संग्रह का भी जिक्र होगा। मित्रों, तो आज हमने 4 किताबों की बात की, तो कविताओं की किताब, 2 व्यंगों की किताब, और इन 4 किताबों के साथ हमने कोशिश की, आपको लगातार हमारी कोशिश भी रही कि हम लगातार किताबों से दूर भागते पाठक को किताबों से जोड़ें। तो मित्रों, इसके साथ नमस्कार। अगले हफ्ते शनिवार को फिर मिलेंगे, फिर कुछ किताबों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।